सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य जिसकी अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है, चैप्टर चल रहा है उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि उपभोक्ता क्या होता है, कौन होता है, किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और वस्तु का उपभोग क्या होता है, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम और उसके बाद उपयोगिता के विश्लेषण की बात की थी। आज हम बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण की पहली विधि जिसका नाम है गणनावाचक विश्लेषण। ठीक है, आज की शुरुआत इससे करते हैं। कल हमने बात की थी कि सामान्य तौर पर जो संतुष्टि है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति है जिसका मापन थोड़ा कठिन है। ठीक है, आज हम इसमें बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण में, गणनावाचक विश्लेषण में, कि उपयोगिता क्या होती है, उसका मापन कैसे होता है, इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता का अर्थ व मापन। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता का मापन किससे किया जाएगा? कोई वस्तु है, उसको हमने उपयोग किया, उपयोग करने से हमें उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, उस संतुष्टि को मापने की जो शक्ति है, संतुष्ट करने की जो शक्ति है, उसको क्या कहा गया है? उपयोगिता कहा गया है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। ठीक है, उपयोगिता किसके में मापा जाता है? यूटिल्स, यू का सिंबल दिया जाता है। अब यहां संतुष्टि की बात करते हैं तो वो कैसे? कल हमने एक एग्जांपल लिया था खाने वाला, याद तो, या आपने घर पहुंचे, आप भूखे थे और इत्तेफाक से आपकी फेवरेट सब्जी बनी हुई थी, और जैसे ही आप खाना खाने बैठे, पहली रोटी खाई, आपको उससे जो उपयोगिता मिली, आपको जो संतुष्टि मिली, वो क्या हुई? उसकी उपयोगिता। उस रोटी से, उस वस्तु से आपकी जो संतुष्टि थी, सेटिस्फिकेशन था, वो हुआ, तो वो क्या होगी? उसकी उपयोगिता। ठीक है, तो उससे जो उपयोगिता मिली वो उपयोगिता। अब इन वस्तुओं से जैसे जैसे हम वस्तुओं की इकाइयां अधिक अधिक इस्तेमाल करते जाते हैं, उनसे मिलने वाली संतुष्टि है वो उसका कुल उपयोग, कुल जो योग होता है वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। किन मान्यताओं के आधार पर उपयोगिता का विश्लेषण किया जाता है? सबसे पहली मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है मतलब उसे पता है कि कौन सी वस्तु का कैसे इस्तेमाल करेंगे से उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई, मान्यता क्या हो गई? उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा, उपभोक्ता अपनी योग्यताओं को अधिकतम करता है, उपयोगिता को अधिकतम करता है। उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं पर व्यय करेगा जिससे उसकी उपयोगिता अधिकतम मिले। क्या मिले? अधिकतम। एक बड़ा छोटा सा एक फनी आपको एक उदाहरण लेते हैं। याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे तो मेले में जाते थे। कहां जाते थे? मेले में। अब आपने बलून देखा, बड़ा बलून देखा जो 5-10 रुपए का था, और बलून के लिए आपने जिद किया, तो आपके पापा, अंकल, जो भी आपके साथ थे, बड़े भैया, उनका जवाब क्या होता था? यार 10 रुपए का बलून ले, इससे बढ़िया तेरे को 10 रुपए का कोई दूसरा खिलौना दिलाते हैं। कारण क्या था उसका, ये जवाब देने का, ये काम करने का, आपको उस खिलौने से दूर करने का? कारण ये था कि उनको पता है कि बलून की उपयोगिता है वो आपके लिए थोड़े समय के लिए है, और हो सकता है कि बलून खरीदते ही आपके हाथ में देते आप उसको फोड़ दो, ब्लास्ट कर दो। इसके बनिस्बत उसी कीमत में आपको अगर कोई दूसरा खिलौना दिलाया जाए तो आप कम से कम कुछ समय के लिए उससे खेलोगे, तो वो उसकी क्या होगी? उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। यानी उस वस्तु का जिसका ज्यादा उपयोग होगा वो वस्तु उपभोक्ता है वो खरीदना पसंद करता है। ठीक है, आई थिंक इस छोटे से एग्जांपल से आपके समझ में आ गई होगी बात। तीसरी मान्यता है, उपभोक्ता को विभिन्न पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता को सभी प्रकार की जानकारी, यहां सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? विवेकशील। तो उपभोक्ता विवेकशील मानते हुए यह भी माना जाता है कि उपभोक्ता को सभी प्रकार की जानकारियां होती है कि वर्तमान ट्रेंड में क्या चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियां क्या है, उसकी खुद की पसंद क्या है, उसे किस अनुसार कैसी चीज पसंद करनी है, ये सब के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक सामान्य सिंपल सा व्यक्ति है जो सामान्य एक फॉर्मल पैंट और शर्ट खरीद कर पहनता है। आप उसे बाजार लेके गए और उसे एक जींस और टी शर्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा? वो अपनी पसंद के हिसाब से उसको क्या करेगा? मना कर देगा, नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। वो उसका चयन नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी रुचि, उसकी फैशन या उसकी व्यक्तित्व के अनुसार नहीं है। तो इन सब के बारे में उसका प्रयोग किया जाता है। चौथी मान्यता है उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। कल हमने बात की थी कि
संतुष्टि, तो संतुष्टि है उसका मापन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उपयोगिता को किस में मापा जाता है? मुद्रा के रूप में मापा जाता है। हम किसी वस्तु के लिए वो रुपया या वो मुद्रा या वो भुगतान करने के लिए तैयार होंगे जिससे हमें उससे अधिकतम संतुष्टि मिले, वो हमारे लिए कितने उपयोगी है उसके हिसाब से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बच्चा है जो 12th क्लास में है। कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में। और एग्जाम लगभग उसके नजदीक है। उसका टारगेट है सीए एंट्रेंस सीपीटी करने का या सीए फाउंडेशन करने का। सीपीटी तो आजकल बंद हो गई है। सीए फाउंडेशन करने का। वह बाजार जाता है, उसके पास कुछ पैसे हैं, बाजार जाता है, वो देखता है कि बाजार में पुस्तकों की दुकान पर पहुंचता है। तो पुस्तकों की दुकान पर पहुंचता है, एक जगह उसके सामने एक पुस्तक है जो सामान्य तौर पर मोटिवेशन की पुस्तक है, जिसमें बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है उनके मोटिवेशन की कहानियां लिखी हुई है। और एक पुस्तक पड़ी है वो सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस एग्जाम की है। दोनों की प्राइस सेम है, 100 रुपए की वो पुस्तक है, 100 रुपए की वो पुस्तक है। ठीक है, अब वो दोनों पुस्तकों में खरीदना, उसको दोनों ही इच्छा दोनों खरीदने की है, लेकिन अब वो क्या करेगा? अपनी उपयोगिता देखेगा। उसके पास 100 का नोट एक है, वो कहता है कि अगर मैं 100 रुपए में ये मोटिवेशनल किताब खरीदूं तो ये मेरे विशेष किसी काम की नहीं। हाँ, पढ़ूंगा, मोटिवेट होऊंगा, अभिप्रेरित होऊंगा, वो एक बात अलग है, लेकिन मैं अगर इस 100 रुपए से मेरे एंट्रेंस एग्जाम की पुस्तक खरीदता हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है। तो जो उपयोगिता उसको किसमें मापा? उसने मुद्रा में। 100 रुपए की पुस्तक है, 100 रुपए में 2 पुस्तकें आ रही है अलग अलग, तो वो कौन सी उपयोगिता लेगा? जो उसके लिए ज्यादा उपयोगी। इसको हम एक एग्जांपल से और ले सकते हैं। मान लो सेम ही पुस्तक है, 2 पुस्तकें हैं, दोनों एक ही चीज की है, दोनों सीए एंट्रेंस एग्जाम की है और दोनों की कीमतें सेम है। या ये मान लो कि एक की कीमत कम और एक की कीमत ज्यादा है, लेकिन उसको पता है जिस पुस्तक की कीमत ज्यादा है वो ज्यादा बेहतर पुस्तक है, तो वो उस पुस्तक के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहेगा। तो उपयोगिता उसे किसमें मापा जाता है? मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अगला है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। सीमांत उपयोगिता यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी जितना ज्यादा मुद्रा का भुगतान करेंगे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? समान रहेगी। ये नहीं कि पहली वैल्यू उसकी ज्यादा रहेगी, दूसरी वैल्यू कम रहेगी। तो उपयोगिता मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को कैसे माना जाता है? स्थिर माना जाता है। अब बात करते हैं उपयोगिता व संतुष्टि क्या होता है। सपोज करो मेरे पास ये कोई खिलौने का आइटम है, ठीक है। अब या ये मान लो कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, खिलौने का आइटम ना मान के इसको प्लास्टिक का टुकड़ा मानते हैं। अब इसका मैंने उपयोग नहीं किया, ये केवल मेरे पास है। इसके विभिन्न उपयोग हो सकते हैं, मैं अपने विवेक के हिसाब से इसके कई उपयोग कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया उपयोगिता इसकी। मान लो मैं कहीं इसको पेपर वेट के रूप में भी काम में ले सकता हूं, मैं इसे कहीं होम डेकोरेट की कोई चीज बना के भी काम में ले सकता हूं, या हो सकता है मुझे कोई उपयोगी नहीं लगा, मैंने इसको फेंक भी दिया, कबाड़ में फेंक दिया। तो इसके कई उपयोग हो सकते हैं। जब तक कोई डिसीजन नहीं होता इसके कई उपयोग हो सकते हैं। बात आगे समझ में? तो एक वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोग से पूर्व किसी भी रूप में हो सकती है, यानी इसका इस्तेमाल करने से पहले वो किसी भी रूप में हो सकती है। आगे बात समझ में? परंतु संतुष्टि उसके उपभोग के बाद होती है। अब मान लो मैंने अपने विवेक से इसको एक होम डेकोर की चीज में तब्दील कर दिया, यानी गृह सज्जा के रूप में, और मैंने अपने घर में सजाने के लिए इसको रख दिया। अब मुझे संतुष्टि हो रही कि देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर, मैंने एक फालतू पड़ी चीज का उपयोग कर लिया, तो वो उसकी संतुष्टि। तो समझ में आया? किसी भी वस्तु का उपयोग से पूर्व, उपभोग से पूर्व कई उपयोग हो सकते हैं, तो वो तो होती है उपयोगिता। और उपभोग करने के बाद जो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है वो उसकी क्या होती है? संतुष्टि। तो उपयोगिता है वो वस्तु के उपभोग से पहले होती है और कई रूपों में हो सकती है, लेकिन संतुष्टि उसके उपभोग करने के बाद ही होगी। तो उपयोगिता का अर्थ व मापन, उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, उपयोगिता व संतुष्टि, ये हमने आज अध्ययन किया। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार। अब उपयोगिता के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता दिए गए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। देखो कल वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। कल हमने बात की थी कि आप घर पहुंचे और आपकी पसंदीदा सब्जी थी, आप खाना खाने बैठे, आपने पहली रोटी खाई, उस पहली रोटी से आपको बड़ी संतुष्टि मिली, खूब सारी संतुष्टि मिली, ठीक है। अंकों में उसको बाद में बात करेंगे। आपका पेट खाली था, अब उसमें एक रोटी चली गई, अब आपने क्या किया? अगली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई,
आपको संतुष्टि तो मिल रही है, लेकिन आप ये मानसिक तौर से महसूस करोगे कि अब आनंद की जो अनुभूति है, संतुष्टि की जो अनुभूति है वो थोड़ी कम हुई। फिर तीसरी रोटी आपका और पेट भर गया, तीसरी रोटी पहुंची, आपकी आनंद की अनुभूति और कम हुई, चौथी रोटी पहुंची, आनंद की अनुभूति और कम होती गई। इस तरह से इन चारों रोटियों का जो योग था वो क्या था, आपकी कुल उपयोगिता। जैसे इसको किस तरह से, TUN, TU का मतलब हो गया टोटल यूटिल्स, टोटल यूटिल्स। तो यूटिल 1, यूटिल 2, यूटिल 3 एंड यूटिल टोटल यूनिट N, ठीक है। यानी जितनी वस्तुएं आप इस्तेमाल कर रहे हो उन एक ही वस्तु की जितनी इकाइयां इस्तेमाल कर रहे हो उन इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता, वो कुल उपयोगिता कहलाती है। अब एक छोटी सी टेबल के अनुसार देखो, किसी वस्तु की आपने मात्राएं, Q का मतलब क्वांटिटी, मात्राएं ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्राएं ली। आपने टोटल यूनिट की बात करते हैं, पहली मात्रा है उससे आपको 10 इकाइयां मिली, कितनी पहली इस्तेमाल की तो आपको 10 उपयोगिता मिली, दूसरी से 16, तीसरी से 20, चौथी से 22, पांचवी से 22, छठी से 20। अब ये 10, 16, 22, 20, 22 और 20, इन सबका जो योग होगा, इन सबका जो योग होगा वो क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता। बात आगे समझ में। तो प्रत्येक वस्तु की अन्य इकाइयां, उनके इस्तेमाल से कुल जो उपयोगिता मिलती है उसको क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। उसके योग को कुल उपयोगिता कहेंगे, ठीक है। तो कुल उपयोगिता समझ में आई। जैसे उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, कल वाले रोटी वाले एग्जाम्पल को। आपने पहली रोटी खाई, आपको उपयोगिता मिली 10, कितनी मिली 10। दूसरी रोटी खाई, आपको उपयोगिता मिली 8। तीसरी रोटी खाई, आपको उपयोगिता मिली 6। चौथी रोटी खाई, आपको उपयोगिता मिली 4, ठीक है। तो कुल उपयोगिता कैसे हो जाएगी, 10, 8, 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, 24 और 4 28। कुल उपयोगिता हो जाएगी आपकी 28। 10, 8, 6, 4, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 28। इसे बोलते हैं कुल उपयोगिता। यानी प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक उपयोग से जो संतुष्टि मिल रही है उसको कहेंगे कुल उपयोगिता, ठीक है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाले परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अब देखो, जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का इस्तेमाल बढ़ाते चले जाएंगे, उनकी उपयोगिता है उसमें कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उनके इस्तेमाल में परिवर्तन होगा। कुल उपयोगिता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वो जितना परिवर्तन है वही क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत का मतलब मार्जिनल, M का मतलब है मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल यूटिल्स N का मतलब वस्तुओं की इकाइयां, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी N इज इक्वल टू टोटल यूटिल्स N माइनस टोटल यूनिट्स N माइनस 1, यानी प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई का अंतर, प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई का अंतर। और दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी N इज इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन बट्टा कुल उपभोग मात्रा में परिवर्तन, या डेल्टा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको एक टेबल में समझते हैं। इस टेबल में देखो, आप देख रहे हैं मैंने वही टेबल लिया है, क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल यूटिल्स 0, 10, 16, 20, 22 और 20, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिल्स क्या होगा, 0 पे तो 0 रहेगा, 10 पे 10। अब देखो, पहली इकाई से आपको 10 इकाइयां मिल रही थी और दूसरी से कुल उपयोगिता हो गई आपकी 16। कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 16। तो 10 और 16 का अंतर कितना है, 6। यानी आपने पहली से दूसरी इकाई इस्तेमाल की, तो दूसरी इकाई के इस्तेमाल करने से आपको उसकी उपयोगिता कितनी मिली, 6। पहली इकाई से 10, दूसरी से 6, ये तो कुल है और ये सीमांत है, ठीक है। दूसरी से तीसरी इकाई का इस्तेमाल किया, आपकी कुल उपयोगिता हुई 20। कुल उपयोगिता कितनी हुई, 20। तो इसका मतलब 16 और 20 का अंतर कितना है, 4। 16 और 20 का अंतर क्या है, 4। तीसरी से चौथी का इस्तेमाल किया, आपको कुल उपयोगिता 20 से 22 होगी, अंतर कितना आया, 2। यहां देखो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, बढ़ रही है, 10 से 16, 16 से 20, 20 से 22, ठीक है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता उसकी क्या स्थिति है, वो देखो घट रही है, 0, 10, 10 से 6, 6 से 4, 4 से 2, ठीक है। तो कुल उपयोगिता जब बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो इस तरह से हम सीमांत उपयोगिता को समझते हैं कि प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि है
वो पूर्व की जो इकाई से मिलने वाले संतुष्टि का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा उपयोगिता विश्लेषण में गणनावाचक विश्लेषण, गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता का अर्थ और मापन, फिर उसके बाद उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, उपयोगिता व संतुष्टि, उपयोगिता के प्रकार जिसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। अब देखो, जब हम इस टेबल का विश्लेषण करते हैं तो एक नई चीज सामने आती है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो संबंध है, कुछ ना कुछ तो इनके बीच में रिलेशन है, ताकि ये साथ में चलते हैं। तो जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो आपसी संबंध है उससे हम एक डायग्राम के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपके होमवर्क में यही है, आपको ये लिखना है और इसको अच्छे से तैयार करना है। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार अगर तरीके से पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। और ये चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार करना है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।